हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आने वाली रेलवे के एग्ज़ाम के लिए रेलवे में पीछे पूछे गए साइंस के सारा प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी स्प्रिल्ला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। मगर क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है आजकल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब का है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 16/4/2016 का एनटीपीसी में, ठीक है। लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछने लगा है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूध से दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या किस प्रक्रिया के द्वारा उसे दूध से दही में बदला जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? किण्वन की प्रक्रिया। और कहीं कहीं किण्वन ना लिख के उसको इंग्लिश में लिख देगा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, या किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए मतलब इस प्रश्न का सही आंसर लैक्टोबैसिलस। और ये कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही दही मतलब दही दूध का ही एक उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, आजकल पूछने लगा है, ट्रेंडिंग में है कि किण्वन के प्रक्रिया द्वारा या किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से मतलब दूध में क्या क्या या तो दही में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, विटामिन 12, ठीक है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कि अब ट्विस्ट करने लगा, ठीक है, अब मॉडरेट कर रहा है क्वेश्चन को, इसलिए हम लोग उसी के आधार पे हम लोगों को तैयारी करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोश के जीव समाविष्ट हैं या शामिल हैं। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोनेरा। क्यों होगा उसका डिटेल देखिए। क्योंकि यहाँ पे है कि मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत में एक कोश के जीव आते हैं, ठीक है, जैसे जीवाणु और नीलहरित शैवाल। और यही जीवाणु और नीलहरित शैवाल को समाविष्ट किया गया है मोनेरा जगत में, मतलब शामिल किया गया किसको? जीवाणु को, नीलहरित शैवाल को, ठीक है। एक कोश के जीव में केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है, अर्थात जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है परंतु इसे कोशिका द्रव्य से अलग रखने हेतु केंद्रक नहीं होता। किसमें? मोनेरा में केंद्रक नहीं होता है। मोनेरा में केंद्रक नहीं होता, प्रोटिस्टा में क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। आप लोगों को बतलाना है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी हरित शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। देखिए बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जिसका आंसर सी करेंगे, हरित शैवाल, ठीक है। 90% लोग हैं जो नील मतलब कि हरित शैवाल करेंगे। क्योंकि हम लोग बार बार जब पढ़ते हैं बुक में तो उस समय क्या होता है ना कि एमसीक्यू इसलिए करना जरूरत पड़ता है, क्योंकि देखिए कि क्वेश्चन को कैसे पूछता है, क्वेश्चन को मॉडरेट कैसे किया जाता है, इसके लिए, ठीक है। बाकी क्योंकि थ्योरी के साथ हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए एमसीक्यू करना और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करना, और आप जिस एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाहते हैं, रेलवे तो रेलवे के लिए, एसएससी तो एसएससी के लिए, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ये स्कोरिंग के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है इसी का नाम होता है नीलहरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नीलहरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है कि इसको साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। और यही साइनोबैक्टीरिया जो था वह पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव था जो पृथ्वी पर
पहला बार प्रकट हुआ था। ठीक है, तो इसका एनालिसिस देख लीजिए आप लोग नीचे आराम से कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, यह एक पुरातन जीवाणु मतलब प्राचीनतम जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई थी। मतलब पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण है उसकी उत्पत्ति साइनोबैक्टीरिया के कारण ही हुई थी, और साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या है? नील हरित शैवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछने टाइम अभी तो पूछा है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन लिखा है साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग उस समय नील हरित शैवाल पढ़ते हैं, और यहाँ देखिए ऑप्शन कितना अच्छा सेट किया हुआ था, कि हरित शैवाल। ठीक है, हम लोग नील हरित शैवाल पढ़ते हैं, और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया भी है, ब्रायोफाइटा भी है, हरित शैवाल और जीवाणु है। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो हरित शैवाल को मानना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि नील हरित शैवाल तो वहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ हरित शैवाल देखते हैं तो फटाक से मारते हैं, लेकिन नील हरित शैवाल को दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए PYQ करना बहुत जरूरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वे कृपया पहले का भी वीडियो देख लें। ठीक है, और ये जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक चलते रहेगा। बैसिली जो है, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो किस आकार के होते हैं? ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन है कि आकार के दृष्टिकोण से पूछा हुआ है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि छड़नुमा भी आकार होता है, कौमानुमा भी आकार होता है, गोलाकार भी आकार होता है और कुंडिताकार होता है। और बैसिली जो होता है एक जीवाणु है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि बैसिली ऐसे जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु है मतलब मोनेरा के अंतर्गत आते हैं जो किस आकार के होते हैं। तो इनका आकार कैसा है? बैसिली का आकार कैसा है? फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका आकार जो होगा वो छड़नुमा हो जाएगा। ठीक है, इसका आकार छड़नुमा हो जाएगा। यदि छड़नुमा ना रह के, यदि अभी हम लोग पढ़ते हैं छड़नुमा, या वन लाइनर में हम लोग पढ़ लेते हैं कि छड़नुमा आकार के होता है बैसिली जीवाणु का आकार, तो क्या सही है? यदि छड़नुमा के जगह पे बेलनाकार रहे, क्योंकि छड़ भी एक है, जो एक छड़ होती है वह बेलनाकार के आकार की होती है। यदि बेलनाकार रहे तो भी होगा आंसर बेलनाकार। यदि छड़नुमा और बेलनाकार दोनों रहे तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो छड़नुमा होगा, लेकिन जल्दी वो दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छड़नुमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अब देखिए जैसे यहाँ पे आ गया कि फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि यदि जो पूरा विस्तार से थ्योरी अच्छा से कंप्लीट नहीं किए हैं उसके लिए ये टॉपिक या ये वर्ड नया लगने लगता है। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे? तो उस समय करेंगे क्या कि जब भी हम पूरा एनालिसिस करके बैठे रहेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे सारे PYQ को, तो उसमें क्या हमारा काम देगा कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है, केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या पेरीट्रैक्स बोलते हैं, मोनोट्रैक्स बोलते हैं, एम्फीट्रैक्स बोलते हैं कि बेसिट्रैक्स बोलते हैं? तो यदि कुछ नहीं जानते तो कम से कम एक है, जो एक है, एक सिरे पर बोला जा रहा है, तो एक को तो हम लोग हमेशा साइंस में मोनो बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर तो हम लोग आसानी से मार सकते हैं कि मोनोट्रैक्स। इसका सही आंसर हम लोग आसानी से मार सकते हैं मोनोट्रैक्स। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोट्रैक्स कहते हैं। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताना है कि एसेरिकिया कहां पर कोलाई में पाया जाता है? एसेरिकिया किस स्थान पे कोलाई में पाया जाता है? ठीक है, एसेरिकिया किस स्थान पे कोलाई में पाया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। एसेरिकिया कोलाई जो है, एसेरिकिया कोलाई को हम लोग ज्यादातर बुक में देखते हैं कि ई कोलाई भी लिखा रहता है। ठीक है, एसेरिकिया कोलाई को बहुत जगह देखिएगा कि लिखा हुआ रहता है ई कोलाई। तो इसको पूछा गया कि यह कहाँ पे पाया जाता है? यह एक सामान्य जीवाणु है, यह भी जीवाणु है, अर्थात क्या है? मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। लेकिन एसेरिकिया कोलाई पाया कहाँ जाता है ये पूछा गया है। तो मनुष्य के आंत में
ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी मिट्टी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य की आंत में। कहाँ होगा? मनुष्य की आंत में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। अब फटाफट बताना है कि मोनेरा समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। अभी तक हम लोग सब पढ़े, यदि नहीं पढ़े तो अभी देखिए डिस्क्राइब पूरा कंप्लीट होगा इसमें। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मोनेरा समूह में कौन कौन संबंधित नहीं है। तो मोनेरा समूह के अंतर्गत आते कौन कौन है? देखिए ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से आता है कि मोनेरा समूह किसको कहते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, तब मोनेरा समूह के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया आता है, क्या कि हम लोग बार बार याद बात आ रहे हैं कि जीवाणु आता है, जीवाणु आता है, जीवाणु आता है। अब जीवाणु आता है तो अभी हम लोग उससे उससे तुरंत उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़े थे कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया से भी एक क्वेश्चन रिलेटेड पढ़े थे हम लोग कि साइनोबैक्टीरिया हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन रिलेटेड क्या पढ़े थे कि साइनोबैक्टीरिया जो है वह पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जो है, जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। कौन? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग पढ़े थे कि नीलहरित शैवाल बोलते हैं, नीलहरित शैवाल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आराम से कर लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनेरा समूह से संबंधित कौन नहीं है। अब कौन नहीं है तो इस यहाँ पे हमारा दो ही बच रहा है, एक डाइटम बच रहा है, एक माइकोप्लाज्मा बन रहा है। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे मोनेरा समूह के अंतर्गत ही माइकोप्लाज्मा भी आ जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डाइटम हो जाएगा। ठीक है, डाइटम हो जाएगा। अब देखिए एनालिसिस करने से क्या होता है, यदि आप पूरा थ्योरी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे आके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और यदि जैसे इस प्रकार से पूरे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं तो क्या होता है कि मोनेरा समूह से संबंधित कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया तो बार बार पढ़ने से क्या होता है कि जैसे हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो है, माइकोप्लाज्मा जो है तो डाइटम। अब देखिए जो डाइटम भी है ना वो किसी का है, किसका है? प्रोटिस्टा का। ठीक है, प्रोटिस्टा समूह का है। तो ये एनालिसिस करने से या बार बार एमसीक्यू करने से ये डायरेक्ट मुंह पे बैठ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन तो इसी प्रकार का आता है क्योंकि सारा क्वेश्चन तो पीवाईक्यू है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका डिटेल थोड़ा सा देखिए कि सभी बैक्टीरिया जो होते हैं, सबसे पहले है कि सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सही बात है। अध बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा तीनों ही मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सही है। तब मोनेरा में एक कोश के प्रोकैरियोटिक को रखा गया, सही है, जिसका एक कोशिका मतलब एक ही कोशिका से सब कुछ होता है। लेकिन डाइटम जो है एक कोश के यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य है, मोनेरा समूह से संबंध नहीं है। किसका? तो डाइटम का। अब डाइटम किसका समूह है जी? तो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन क्या हो जाता? ऑप्शन बी हो जाता इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो अभी पढ़े थे मोनेरा जगत हम लोग का खत्म हो गया। अभी जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मोनेरा जगत पढ़ रहे थे। ठीक है, मोनेरा पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। बोला गया कि इनमें से कौन है जो एक कोश के जीव है। फटाफट इसमें बताना है कि कौन है जो एक कोश के जीव है। ठीक है, तो एक कोश के जीव इनमें से कौन है, फटाफट बतलाइए। तो एक कोशिकीय जीव, इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। बोलता है एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो क्या जीव होता है एक कोशिकीय? नहीं। तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर जो है पैरामीशियम है। अब एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कौन कौन है? पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है और यीस्ट है। ठीक है, अब आप लोग यदि हम बताएं कि यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है तो यूग्लिना अपने आप में फेमस क्यों है, फटाफट बताइए। अपने आप में फेमस क्यों है, या यूग्लिना किसका योजक है? यूग्लिना जो होता है वह किसका योजक कड़ी है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार यूग्लिना के बारे में पूछा हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि यूग्लिना जो है वो किसका योजक कड़ी है। तो आप वो किसका योजक कड़ी है? जंतु का और पादप के बीच योजक कड़ी का काम करता है। कौन? यूग्लिना। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक निश्चित आकृति एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, बोला है कि जो इनमें से दिया हुआ है वह जो है कि एक निश्चित आकृति एक कोशिकीय जीव है।
जिनमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें पाछाम्भिका या सिलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। तो यह जीव कौन सा है, फटाफट बताइए कि वह जीव कौन सा है। तो वह जीव का नाम क्या है, पैरामीशियम नाम है। क्या नाम है, ऑप्शन बी पैरामीशियम नाम है। ठीक है, पैरामीशियम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। आप लोग को फटाफट बतलाना है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए मुंह के द्वारा, ऑप्शन बी शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन सी कासाभिका की गति के द्वारा, ऑप्शन डी पश्चाप की गति के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है। तो ऑप्शन बी होगा शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, अमीबा जो है अपनी भोजन ग्रहण शरीर के पूरी त्वचा के द्वारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी खाद्य राजधानी, ऑप्शन बी खाद्य राजधानी, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी संकुचनशील राजधानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संकुचनशील राजधानी। ठीक है, संकुचनशील राजधानी जो है वही है मतलब कोशिकांग जो अमीबा के जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, डिटेल देखिए इसका कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है, जिसे जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अमीबा में उपस्थित संकुचनशील राजधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, संकुचनशील राजधानी। ठीक है, अमीबा प्रासरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील राजधानी का प्रयोग करता है। किस किस के लिए करता है, देखिए अमीबा में उपस्थित संकुचनशील राजधानी जो होता है वो कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखती है। ठीक है, और उसके बाद अमीबा प्रासरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए, प्रासरण का नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी किसका उपयोग करता है, तो संकुचनशील राजधानी का ही प्रयोग करता है। ठीक है, और जो रसधानी होती है उसको ढकने वाली जो झिल्ली होती है, जो रसधानी को जो ढकी हुई होती है वह झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा जैसे जीवों के मामलों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। ठीक है, द्विखंडन द्वारा हम लोग बोलते हैं, लेकिन द्विखंडन को ही इंग्लिश में या द्विखंडन को ही क्या बोला जाता है, तो बाइनरी विखंडन बोला जाता है। द्विखंडन को ही क्या कहा जाता है, तो द्विविभाजन या द्विखंडन या बाइनरी विखंडन एक ही होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बाइनरी विखंडन। क्या हो जाएगा, बाइनरी विखंडन। मतलब कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन करता है अमीबा, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं। एक जीव को विभाजित करने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग द्विखंडन, द्विविभाजन या बाइनरी विखंडन कहते हैं। तीनों एक ही टर्म है। ठीक है, तीनों एक ही शब्द से बना है, एक ही मीनिंग होता है उसका। ठीक है, इसलिए एग्जामिनेशन में जो लिखा रहे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है उतने प्रकार से घुमा के क्वेश्चन करवाया जाए, ताकि एग्जामिनेशन में कोई सी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट मारा जाए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। फटाफट आप लोगों को बतलाना है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे विस्तार से कि अमीबा में प्रजनन जो होता है वो द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
देखंडन द्वारा प्रजनन किसका होता है? तो देखंडन प्रक्रिया द्वारा किसका प्रजनन होता है? ऑप्शन ए प्लेनेरिया का, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम का, ऑप्शन सी लीवर फ्लूक का, ऑप्शन डी अमीबा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड कर रहा है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सर, तो इसको हटा दीजिए, लेकिन इसको हटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को देखना कि क्वेश्चन कैसे मॉडिफाइड किया जा रहा है, कैसे चेंज किया जा रहा है, एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर देखिए बाइनरी विखंडन लिखा है, ठीक है। बाइनरी की विखंडन 3 नाम से जाना जाता है, द्विविभाजन, द्विखंडन, बाइनरी विखंडन, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। देखिए स्यूडोपोडिया जो होती है उस पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं जो होती है वो किसकी है? हाइड्रा की है, पैरामीशियम की है, अमीबा की है या केचुआ की है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा का, ठीक है, अमीबा का होता है। ये देखिए क्या होता है कि जो अमीबा के आकार में, जैसे अमीबा का आकार में इस तरह जो होता है ना, ये उंगली नमा संरचना जो ये सब होती है ना, ये सब उंगली नमा संरचना जैसी, वही उंगली नमा संरचना को ही बोला जा, मतलब उंगली नमा जो संरचना होती है वो अमीबा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? आप लोग को बतलाना है कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम मतलब वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए किंगडम प्लांटी से, ऑप्शन बी किंगडम प्रोटिस्टा से, ऑप्शन सी किंगडम फंजाई से, ऑप्शन डी किंगडम मोनेरा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए फटाक से इसको मारेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा से, और ये क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका देखिए विस्तार क्या है कि किंगडम वर्ग प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव एवं यूकैरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं, ठीक है। इस जगत में विभिन्न प्रकार के शैवाल, सैलाम मोल्ड एवं प्रोटोजोआ आदि आते हैं। इसमें श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है एवं इसके केंद्रक झिल्ली गोल्जिकाई, कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं अंतःप्राजालिका आदि सभी अंग पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एवं डाइटम आदि किसका है? तो किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। अब देखिए आप लोग जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखेगा कि 90% क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये नहीं पूछा जाएगा, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है। लगभग क्वेश्चन ये इसी एग्जाम्पलों में से पूछा जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बार बार रिवीजन करके याद कर लीजिएगा कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है, किसका कौन एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है, डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। अभी तक देखोगे कि डिफिनेशन से क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही कौन? अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित कौन हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। आप फटाक से बताइए कि प्लाज्मोडियम किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो प्लाज्मोडियम किस वर्ग के अंतर्गत आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया प्लाज्मोडियम। देखिए कि बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटिस्टा संघ का प्राणी है। बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिका कई नए जीवों के निर्माण में विभाजित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? फटाफट बतलाइए कि बहुविखंडन द्वारा कौन सा जीव है जो प्रजनन करता है। अभी फटाक से हम लोग मारे थे कि
डीएम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया है, लेकिन इसी तरह है। ऑप्शन ए में हाइड्रा, ऑप्शन बी में प्लेनेरिया, ऑप्शन सी में प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी स्पाइरोगैरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, बार बार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप लोग को देखना है कि बार बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से मॉडरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? फटाफट बताइए कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? प्रोटोजोआ है, एंथ्रोपॉड्स है, एनिडोडर्म्स है कि एनेलिड्स है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बताइए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है वो प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोश के यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोश के यूकैरियोटिक जीव होता है, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फटाक से बताइए। ये इसमें तो आसानी पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें ये लिख दिया है कि बहुविखंडन बोलते हैं कि द्विविखंडन बोलते हैं कि पुनरावृत्त भवन बोलते हैं कि बीजाणु का बनना बोलते हैं। इसमें तो आसानी से लिख दिया कि द्विखंडन बोलेंगे, क्योंकि एक समान संतति से मतलब कि एक कोशिका से दो समान संतति कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विखंडन। लेकिन इसी प्रक्रिया को, द्विखंडन को ही बाइनरी विखंडन कहते हैं। ये बार बार रिविजन करने से होगा, ये बार बार रिवीजन करने से कहा कि बाइनरी विखंडन बोलते हैं। द्विखंडन तो कोई भी बोलेगा, ठीक है, द्विखंडन कोई भी बोलेगा, लेकिन अब रेलवे क्या कर रहा है? बार बार मॉडरेट कर रहा है क्वेश्चन को। अब वो द्विखंडन जल्दी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो बाइनरी विखंडन पूछेगा। द्विखंडन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वो शिफ्ट जो होगा लो शिफ्ट हो जाएगा। जिसमें बहुविखंडन सॉरी मतलब कि बाइनरी विखंडन पूछ दिया, बाइनरी विखंडन बोला, वो समझिए मॉडरेट हो गया, मतलब लो और हाई दोनों मिला के हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट वाइज देता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन करता है, उस समय ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोश के यूकैरियोटिक या सुकेंद्रीय एवं प्रकाश संश्लेषक है? फटाक से बताइए कि जो एक कोश की है, एक कोश के यूकैरियोटिक है और सुकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषी है, किस जगत में रखेंगे आप लोग? तो इसको रखा जाएगा ऑप्शन सी प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं और ये जिनमें समस्त कोशिका उपस्थित होते हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, प्रापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रापोषण, देखिए आप लोग को जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उतना सारा आप लोग को इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ मिल रहा है। ठीक है, कि प्रोटिस्टा जगत जो है वो एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं, इसमें समस्त कोशिका उपस्थित होते हैं, इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण प्रापोषण या अपोषण द्वारा ही होता है। ठीक है, जिसे स्वपोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है द्विनाम पद्धति से। द्विनाम पद्धति, जैसे द्विनाम पद्धति आया, बाइनोमियल नोमेनकल्चर आया, द्विनाम पद्धति जैसे आया, वैसे ही एक आदमी का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, एक साइंटिस्ट का नाम याद आ जाना चाहिए, कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस का नाम वैसे ही तुरंत याद आ जाना चाहिए। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की? द्विनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया कि द्विनाम पद्धति को मतलब द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, मतलब द्विनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया, द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। अब कब दिए थे कैरोलस लिनियस? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति कब दिया। तो कब दिए द्विनाम पद्धति? यदि आप इतना डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मतलब आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा और एनालिसिस पूरा डिटेल से कर लीजिएगा, तो आपको लगता है कि यदि 25 में से 24 मार्क्स नहीं आएगा, 24 मतलब 25 मार्क्स में 24 मार्क्स नहीं आए, 23 मार्क्स नहीं आए, यदि 23 मार्क्स आ रहा है और यदि एक दो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो सिलेक्शन है, एक दो क्वेश्चन गलत कर जा रहे हैं तो भी
मतलब रेंज के अंदर ही रहिएगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा कंपटीशन हाई होते जा रहा है। क्यों हाई होते जा रहा है? क्योंकि भर्ती की संख्या कम आ रही है, फॉर्म भरने वाले की संख्या उतना ही है, ठीक है। और क्वेश्चन भी अब थोड़ा सा टफ होते जा रहा है इसके लिए, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? वही है द्विनाम पद्धति। हम लोग अभी पढ़े कि द्विनाम पद्धति टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि द्विनाम पद्धति यदि टॉपिक पढ़ रहे हो तो द्विनाम पद्धति की खोज किसने की ये पता चल गया था, तो हम लोग बोले कि कैरोलस लिनस साहब ने की। लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट हो गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति, जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति, द्विनाम पद्धति कहीं नहीं लिखा है। बोल रहा है कि जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति किनके द्वारा, मतलब किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन डी कैरोलस लिनियस के द्वारा ही होगा इसका आंसर। क्या होगा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसलिए आप लोग बार बार एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जीव जगत के सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? ठीक है, द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। तो इसका भी आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग सारे आंसर को चाहे बाद में वीडियो देखिए, लाइव में वीडियो देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए, ये वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ आसानी से फ़ोन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फटाफट बताइए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ एनिमल साइंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ मतलब ये ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? फटाक से आंसर दीजिए कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब एक चीज आता है क्वेश्चन कि आर एच विहेक्टर, मतलब विहेटकर और कार्ल लिनियस, यहाँ दो वर्ड लिखा हुआ है और बच्चे ये दोनों वर्ड में, मतलब ये दोनों साइंटिफिक नाम में मतलब अलग नहीं कर पाते हैं, खासकर एग्जामिनेशन के दरमियान जब एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन उनके मन में ये आता है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे तो कार्ल लिनियस हम लोग मार दिए, क्योंकि अभी हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस जो भी है मार दिए। लेकिन आर एस विहेक्टर के साथ क्या हो सकता है? तो आर एस विहेक्टर साहब ने क्या किया था? किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। वहाँ पे किसी मतलब 10-20% बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि 10-20% बच्चों जो होते हैं, जो डेली नहीं पढ़ रहे, जो बार बार रिवीजन नहीं कर रहे, उनके साथ होने लगता है कि क्या मारे आर एस विहेटकर मारे कि कैरोलस लिनियस माने, क्या मारे, वहाँ पे ये होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ वैसा कोई मामला नहीं आया एग्जामिनेशन सेंटर में, इसलिए आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, रोज पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? देखिए बार बार घुमाए क्वेश्चन, देखिए ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहां क्वेश्चन नहीं आया, ये टॉपिक से ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहां क्वेश्चन नहीं आया, और क्वेश्चन कोई हार्ड है नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? भू विज्ञान, जीवाश्मिकी, क्रमिक विज्ञान की वर्गीकरण विज्ञान? बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है। देखिए ऑप्शन से हार्ड हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन से हार्ड हो जाता है। यदि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, आप बार बार उस क्वेश्चन को रिवीजन नहीं किए हैं, तो मानना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन आसान हो गया, कैरोलस लिनियस को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव के वैज्ञानिक नामांकन या नामांकन की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं
खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? देखिए क्वेश्चन कैसे मॉडरेट कर दिया है कि जीव के वैज्ञानिक नामांकन या नामांकन की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? मतलब सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक थी वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए आप लोग को बताते हैं कि कैरोलस लिनियस साहब जो थे, कैरोलस लिनियस जो थे, उन्होंने ही सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखा था, ठीक है। और उसी बुक में उन्होंने क्या किया था कि दी नाम पद्धति के बारे में लिखा। और दी नाम पद्धति में क्या लिखा कि वैज्ञानिक का नाम में वंश का पहला अक्षर जो होगा क्या होगा? सदैव कैपिटल होता है। किस बुक में जानकारी दिए थे कैरोलस लिनियस साहब? तो सिस्टेमा या सिस्टेमा नेचुरी, कुछ भी लिखा रहे मतलब ऐसे ही लिखा रहेगा, स्पेलिंग सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा देवनागरी लैंग्वेज के कारण इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी कुछ, लेकिन जो है सही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है जंतु जगत से क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक आ गया एनिमल किंगडम। अब आप लोग को बतलाना है कि एनिमल किंगडम में पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? प्राणी जगत, जंतु जगत के अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया गया? प्रोटोजोआ को, मेटाजोआ को, कोएनोजोआ को, पैपियंस को? फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मेटाजोआ को, ठीक है। क्यों होगा? देखिए यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन। प्राणी जगत प्राणी जगत जो है प्राणी जगत जो है उसके दो उप जंतु जगत होते हैं, ठीक है। दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है, प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजोआ जगत। क्या है? प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजोआ जगत के अंतर्गत सब बहुकोश के जीव आते हैं। एक कोश के जीव प्रोटिस्टा के अंतर्गत, बहुकोश के जीव मेटाजोआ के अंतर्गत। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, यदि जो पूरा इतना डिटेल अच्छा से नहीं जानेंगे उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगा, सो देखिए कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, तो उनको लगेगा ये कहाँ, लेकिन इसका सही आंसर मेटाजोआ होगा। प्रोटिस्टा, मेटाजोआ बहुविखंडन, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेटाजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोश के प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? फटाफट बतलाइए कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोश के प्राणी बहुकोश के प्राणी को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? क्या प्लांट एनिमिलिया के द्वारा, प्लांटी के द्वारा, मोनेरा के द्वारा, प्रोटिस्टा के द्वारा? किसके द्वारा रखा जाएगा? बहुकोश की है, प्रोटिस्टा होगा? बिल्कुल नहीं। मोनेरा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों एक कोश की है। प्लांटी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? प्राणियों को, बहुकोश के प्राणियों को। क्या हो जाएगा? एनिमिलिया। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टॉपिक है पोरिफेरा, ठीक है। इसमें है कि किसके प्राणी अति मतलब अगतिशील होते हैं, मतलब चलते नहीं। इनमें से किसके प्राणी हैं जो चलते नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरिफेरा। पोरिफेरा का जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं, चलते नहीं। संघ पोरिफेरा के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं, ठीक है। अतः पोरिफेरा का मतलब होता है छिद्र को धारण करने वाला, स्पंज जैसा। स्पंज के बारे में पढ़े होंगे, स्पंज, उसके बाद स्पंज के जैसा। इनके शरीर में असंख्य मतलब सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे स्पंज के रूप में जाना जाता है, स्पंज, ठीक है। रॉबर्ट ग्रॉड द्वारा स्पंजों की जंतुओं में सम्मिलित किया गया था।
मतलब जो स्पंज है, स्पंज को जंतु में सम्मिलित करने के लिए किनका नाम फेमस है? रॉबर्ट ग्रांट का। ठीक है, और इनको पोरीफेरा समूह मतलब पोरीफेरा नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अचल होते हैं? अचल क्या होता है? और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं, कौन है इसमें? तो प्लेनेरिया, ऑप्शन बी समुद्री एनीमोन, ऑप्शन सी साइकोन, ऑप्शन डी एस्केरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर साइकोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकोन हो जाएगा। साइकोन क्यों होगा? क्योंकि साइकोन क्यों होगा? क्योंकि कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, साइकोन इसलिए होगा क्योंकि साइकोन को ही स्पंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोन को ही, साइकोन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसी को स्पंज को ही साइकोन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइकोन। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या अचल होता है, ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। मतलब श्वसनीय उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पंज। ठीक है, स्पंज जो होते हैं श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? फटाक से बताइए कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? स्पंज को क्या बनाया गया या स्पंज को क्या बोला गया है? तो एक पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है, वो इनमें से किस नाम से जाना जाता है? खोल के भीतर, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिनकी तकनीकी नाम सोप है, वो इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्रानाइट, ऑप्शन बी ओनिक्स, ऑप्शन सी मदर ऑफ पर्ल, ऑप्शन डी ओपल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मदर ऑफ पर्ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मदर ऑफ पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? कौन सा है, कौन सा शरीर है जो कोशिकाओं की दो परतों से बना है? ऑप्शन ए लिवर फ्लूक, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी टेपवर्म, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा सिलेंट्रेटासन का एक जीव है। यह जीव अरीय सम्मित या द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? फटाक से इसका आंसर बताइए। मुकुलन द्वारा कौन करता है? तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा करता है जन्म। ठीक है, मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा, जिसको रीजनरेशन प्रक्रिया द्वारा बोलते हैं, कौन करता है? तो हाइड्रा करता है। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? वही क्वेश्चन है, हाइड्रा करता है। मुकुलन को ही इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या रीजेनरेशन या मुकुलन या बडिंग, BUDDING बडिंग। ठीक है, एक ही प्रक्रिया का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? तो यहाँ पे आसान लिखा हुआ मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो यहाँ पे आसान है, हाइड्रा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका शरीर कोशिका की दो परतों से बनी होती है? फटाक से बताइए कि किसका शरीर है जो दो परतों से बनी हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए सिलेंडर ट्री, ऑप्शन बी नेमोटोडा, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी प्लेटीहेमिन्थिज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? फटाक से बताइए। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया जो होता है मुकुलन विधि द्वारा करता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है हाइड्रा मुकुलन द्वारा या पुनर्जनन द्वारा, यही होगा ऑप्शन डी पुनर्जनन। यहाँ पे स्टार भी हो सकता है, लेकिन पुनरुद्भवन पुनर्जनन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी माना है आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? कौन सा है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश, एस्केरिस, केचुआ, प्लानेरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? फटाक से बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा को कहीं कहीं जलवयाल भी लिखा रहेगा, ठीक है, जलवयाल, ठीक है, जलवयाल वो हाइड्रा को ही बोलते हैं, जिसको निडोरिया संघ का जंतु बोला जाता है, निडोरिया संघ के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? फटाक से बताइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? हाइड्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिका जो है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? तो कलिका द्वारा विकसित नया जीव जो है वो कौन सा है? तो हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जय कोशिकाओं का उपयोग कौन करता है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा, ठीक है। तो इस प्रकार हम आज 51 प्रश्न देखे हैं और इसी प्रकार से हम लोग डेली शाम के 6 बजे मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। बाकी जो जो लाइव नहीं जुड़ पाते हैं वे कृपया वीडियो देख लें, ठीक है। धन्यवाद।